ये कहानी है एक छोटे से गांव खटमपुर नामक गांव की। उस छोटे से गांव खटमपुर में एक श्यामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारा श्यामू अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके जीवन में उसके पत्नी के अलावा कोई नहीं था। श्याम और उसकी पत्नी दोनों एक छोटे से घर में अकेले ही रहते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। श्यामू रोज अपने घर से अपने कुल्हाड़ी को लेकर गांव के रास्ते से और पास के एक छोटे से जंगल से गुजरा हुआ पास के बड़े जंगल में जाकर श्यामू को जंगल में लकड़ी नहीं मिलने पर वह खेत के पास पड़े एक पुराने पेड़ को काटकर अपने घर की ओर ले जाता है। फिर लकड़हारा श्यामू लकड़ी या और कुल्हाड़ी लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। श्यामू उसे बड़े जंगल में गुजरता हुआ पास के छोटे जंगल से भी गुजरता हुआ मन में बोल बोल कर उसे जंगल से अपने गांव की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचकर श्यामू अपनी पत्नी से बोलता है कि अरे ओ मेरी भगवान निशा, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर आ गया हूं और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जंगल में भी अब लड़कियां नहीं मिलने लगी है और मुझे खेत के पास एक पेड़ मिला तो मैं उसकी लड़कियां काट कर ही लाया हूं। मुझे और ज्यादा लड़कियां लेने के लिए अब दूसरा जंगल ढूंढना होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। तभी श्यामू की पत्नी बोलती है कि हाँ जी, मुझे पता है आप जंगल से थके हुए आए हो और आपकी सुबह के बाद दोपहर की रोटी नहीं खाई है और मैं आपके लिए रोटी बनाकर रखी है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अगर जंगल में लकड़ी या नहीं रही तो आपको दूसरा जंगल जुड़ना पड़ेगा, वरना हम सही में भूखे मरते रहेंगे। तभी श्यामू उसकी पत्नी की बात में हाँ कर देता है और उसकी पत्नी वहाँ से चल पड़ती है और श्यामू मन ही मन सोचता है कि हाँ निशा और मेरी दोनों की बात एक ही मिल रही है और अगर सही में जंगल में और लकड़ियां नहीं बची तो सही में हम भूखे मर जाएंगे और हमारे आने वाले बच्चे भी हमको गलत समझेंगे और हम पर दोस्त जताएंगे। मुझे उसे जंगल में और जितने भी लकड़ियां बची है उनको लेकर और पैसे इकट्ठे करने होंगे और घर का गुजारा चलना पड़ेगा। तभी श्यामू लकड़ी को वहां पर रखकर और कुल्हाड़ी साथ में लेकर घर से बाहर निकलने लगता है। फिर श्यामू जंगल पहुंचकर सोचता है कि यहाँ पर तो मुझे लड़कियां नहीं नजर आ रही है और यह सोचते सोचते उसके मन में उसे जंगल के पास के गांव में रहने वाले रामू की कहानी याद आ जाती है कि उस छोटे से गांव में एक रामू नाम का एक जवान लड़का रहता था। रामू एक दिन अकेला एक सुनसान बड़े घने जंगल में जाता है। रामू अकेला उस जंगल फटाफट चलता है, मगर रामू को नहीं पता था कि उसे जंगल में एक भूत भी रहता है। वह भूत रामू का पीछा करता है, लेकिन रामू को पता नहीं होता और वह रामू के पीछे चलते चलते रामू को गायब कर देता है। ये सोचकर श्यामू उसे जंगल से फटाफट निकलकर और गांव की ओर दौड़ने लगता है। श्यामू जंगल से दौड़ता दौड़ता हुआ और घबराया हुआ गांव में तेज रफ्तार से भागते हुए घर की ओर जाता है और घर पर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भगवान निशा, वह तो वही बड़ा जंगल है जहां उस जंगल के भूत ने पास के गांव के रामू को खाकर गायब कर दिया था। तभी निशा श्यामू से बोलती है कि हाँ जी, आप सही बात बोल रहे हैं, वहाँ एक भूत ने किसी रामू नाम के आदमी को गायब कर दिया था, तो आप भी उसे जंगल में अब मत जाना, वरना वह भूत अगर आपको गायब कर देगा तो मैं क्या करूंगी। तभी श्यामू के पीछे पीछे वह भूत भी गांव में आ जाता है। तभी भूत को देखकर श्यामू की पत्नी जोर जोर से बोलता है कि मैं छोटी थी जब मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि जिसे तुम्हारी शादी होगी वह एक भगवान का रूप ही होगा, इसलिए आप चिंता ना करें, अपने भगवान है तो आपका बहुत कुछ भी नहीं कर पाएगा और मेरा भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप बेफिक्र रहे। श्यामू तग रह जाता है और इधर बहुत बाहर सारी बातें सुन रहा था। यह बातें सुनकर भूत गांव को छोड़कर वापस जंगल की तरफ चला जाता है और उसके साथ एक भूतनी भी वापस लौट जाती है और अब रामू और निशा बिना फिक्र की अपना जीवन आनंद में और मंगलमय व्यतीत करने लगेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नरी एक माता का रूप होती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव जौनपुर नामक गांव की। जौनपुर नामक गांव में एक अंकित नाम का एक हट्टा गट्टा और बलवान और एक समझदार लड़का रहता था। अंकित अपने गांव में अपने बूढ़े पिता और जवान बहन के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। अंकित एक गरीब घर से था और अंकित के पापा जन्म से बहुत गरीब थे। अंकित के पिता एक किसान थे। अंकित के पिता के पास एक छोटा सा और एक बंजारा छोटा सा खेत का टुकड़ा था। उसी छोटे से गांव जौनपुर में एक प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। प्रिया अपनी पढ़ाई पास के शहर में कर रही थी। प्रिया करीबन 2 साल बाद वापस अपने गांव लौट आई थी।
प्रिया भी अंकित की तरह एक छोटे से गरीब घर से थी। प्रिया के घर में उसके पिता के सिवाय उसके साथ कोई नहीं था। प्रिया के पापा भी अंकित के पापा की तरह एक गरीब किसान थे और उनके पास अंकित के पापा के पास से भी कम जमीन थी। अंकित एक दिन अपने घर से अपने कुएं की ओर गांव के रास्ते से गुजरते हुए जाता है। अंकित अपने कुएं पर पहुंचकर खेत पर खड़े अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, आज मैं खेत पर आया हूँ। तभी अंकित के पिताजी अंकित से बोलते हैं कि हाँ अंकित बेटा, तुम अपनी 4 साल की पढ़ाई करने के बाद इतने लंबे समय बाद तुम अपने कुएं पर आए हो। और अंकित बेटा, तुम्हें कोई पर आने पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तभी अंकित अपने पिताजी से बोलता है कि अरे नहीं मेरे प्यारे पिताजी, मुझे आने में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है और मैं कुएं पर इसलिए आया हूँ कि आप थक गए होंगे तो आप घर पर चले जाए और मैं खेत संभाल लूंगा। तभी अंकित के पिताजी अंकित से बोलते हैं कि अरे अंकित बेटा, अभी भी मैं नहीं थका हूँ और जब मुझे ऐसा लगने लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तो तुम मेरी चिंता मत करो और घर पर चले जाओ। घर पर तुम्हारी बहन अकेली होगी और वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तभी अंकित अपने पिताजी से बोलता है कि हाँ तो पिताजी, आप बोल रहे हैं तो मैं घर पर चला जाता हूँ और जब आपको ऐसा लगे कि आप थक रहे हैं तो आप मुझे बोल देना, क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं और आपसे ज्यादा दिन काम नहीं होगा और अब आपको आराम करना चाहिए और मुझे काम। तो पिताजी, अपने घर पर जाता हूँ, बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। अंकित अपने पिताजी को ये बात करके गांव की तरफ निकल जाता है और इधर प्रिया भी अपने पिताजी के पास खेत पर पहुंच जाती हैं और अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हो और आप से ये खेत का काम अब नहीं होगा और अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और अब आप आराम कीजिए और मैं ये खेत का काम कर लूंगी। तभी प्रिया के पिताजी प्रिया से बोलते हैं कि अरे प्रिया बेटा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बेटी मिली है। और प्रिया बेटा, तुम्हें मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। प्रिया बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। अभी तो मैं 4-5 साल और खेती कर सकता हूँ। और प्रिया बेटा, तुम तो लड़की हो और लड़कियां खेती नहीं करती है और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चुकी है, तो मुझे तुम्हारे लिए लड़का भी ढूंढना है। तो प्रिया बेटा, अब तुम घर पर जाओ और मेरे लिए खाना बना देना, मैं अभी आ रहा हूँ। प्रिया अपने पिताजी को हाँ करके खेत पर से कर क्यों निकल जाती है। प्रिया जब करके और जा ही रही थी तब उसे रास्ते में एक लड़का मिल जाता है। तब प्रिया को उससे प्यार हो जाता है और प्रिया उसे बोलता है कि रुको, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ पर जा रहे हो। तभी वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम अंकित है और मैं इसी गांव में रहता हूं और मैं एक गरीब परिवार से हूं और मेरे पिताजी जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करते हैं और मैं 4 सालों से बाहर शहर में पढ़ाई कर रहा था और अब शहर से लौटा हूं और पिताजी को खेती में मदद करना चाहता हूं। और तुम कौन हो? तुम्हें भी मैं इस गांव में पहली बार देखा है। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं भी इस गांव में रहती हूँ और मेरा नाम प्रिया है और मेरे पिताजी भी जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करते हैं और मैं भी 2 सालों से बाहर पढ़ाई कर रही थी और मैं भी अपने पिताजी के खेती में हाथ बटाना चाहती हूँ और मेरे घर में मेरे पिताजी सिवाय मेरा कोई नहीं है और आज तुम्हें देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो तुम अपने पिताजी से शादी के बारे में बात करना और मैं भी अपने पिताजी से शादी के बारे में बात करूंगी। एक एकड़ दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। तभी अंकित अपने घर पहुंचकर अपने पिताजी और अपनी बहन से बोलता है कि पिताजी, जब मैं खेत पर से आ रहा था तब गांव के रास्ते पर मुझे एक लड़की मिली। वो लड़की मुझे बोल रही थी कि मैं इसी गांव में रहती हूं और मुझे तुमसे प्यार हो गया है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर अंकित की बहन और उसके पिताजी हाँ कर लेते हैं और इधर प्रिया भी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे अपने ही गांव का एक अंकित नाम का लड़का पसंद आ गया है और जब मैं खेत से लौट रही थी तब मेरी मुलाकात रास्ते में से हुई थी और अंकित एक समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है। वो मुझे बहुत पसंद है और वह भी अपने पिताजी से शादी के बारे में बात करेगा। नोबिता जी, आप आज के ऊपर बोल रहे थे कि मेरी शादी करने की उम्र हो गई है, तो अब मेरी शादी अंकित से कर दीजिए, वो मुझे बहुत पसंद है। तभी अंकित के पिता और उसकी बहन और प्रिया के पिता भी मंदिर में पहुंच जाते हैं और उनकी शादी कर देते हैं और अब उन दोनों का जीवन अच्छी तरह बीतने लगता है। ये कहानी है एक छोटी सी गांव लखनपुर नामक गांव की। इस गांव में एक अंकित नाम का एक समझदार और वफादार लड़का रहता था। गांव में अंकित जैसा चतुर और समझदार लड़का कोई नहीं था।
अंकित अपने गांव के किसानों को शहर की नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता था और फिर वापस अपने घर की तरफ लौट जाता था। अंकित अपनी 12वीं की परीक्षा को पूरा करके वापस अपने गांव की तरफ लौट आया। अंकित गांव आकर अपने पिताजी के दूध के व्यवसाय में उनके साथ लग गया। अंकित और अंकित के पापा अपने दूध शॉप पर बोलते हैं कि दूध ले लो भाई, एकदम गाढ़ा और ताज़ा दूध, आओ भाई आओ। अरे भाई मुझे दूध दो ना, मैं कब से खड़ा हूँ। तभी अंकित बोलता है कि अरे हाँ भाई रुको रुको मैं अभी देता हूँ। फिर दूध बेचने के बाद अंकित के पापा अंकित से बोलते हैं कि अरे अंकित बेटा, तेरे शहर से आने के बाद हमें दूध के व्यवसाय में कई ज्यादा मुनाफा होने लगा है। हाँ पिताजी, अब हमें दूध के व्यवसाय में अधिक मुनाफा होने लगा है, क्यों ना पिताजी हम अपने व्यवसाय को बड़ा कर लेते हैं। फिर अंकित अपनी व्यवसाय को बड़ा कर देता है और एक बड़ी शॉप खोल लेता है। सुपर ग्राहकों को बुलाने के लिए बोलता है कि आओ भाई आओ, आपको मिलेगा अंकित की बड़ी शॉप पर एकदम ताज़ा और गाढ़ा दूध। आप दूध ले जाते ही बोलेंगे कि क्या दूध दिया, आओ भाई आओ। बड़ी शॉप खोलने पर अंकित को अब और अधिक ज्यादा मुनाफा होने लगा था। फिर एक दिन अंकित के मन में लालच आया कि अब मेरे पास बड़ी शॉप है और ऐसी शॉप गांव में किसी की नहीं है, और अब मैं ऐसी और शॉप खोल लूंगा जिससे कि मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा। अब मुझे एक नौकर रख लेना चाहिए। फिर अंकित अपनी शॉप से सारा दूध बेचकर शॉप को बंद करके गांव की तरफ नौकर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरे गांव में जाते ही अंकित को एक किसान मिल जाता है। वो उससे बोलता है कि अरे भाई, मैं पास के गांव में रहता हूँ, मेरी गांव में एक बड़ी दूध की शॉप और मैं उस शॉप का मालिक हूँ। मैं अपने आसपास के गांव में भी शॉप खोलना चाहता हूँ और मुझे एक नौकर की जरूरत है। क्या तुम मेरी शॉप पर काम कर सकते हो क्या? तभी किसान बोलता है कि अरे सेठ जी, मैं तो एक किसान हूँ और मेरे पास काम करने के लिए एक खेत है जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। तो सेठ जी, मैं आपकी शॉप पर काम नहीं कर सकता। आप गांव में जाओ, आपको कहीं ना कोई मिल ही जाएगा। ये कह के किसान वहां से अपने खेत की ओर निकल जाता है। तभी अंकित के पास एक आनंद नाम का लड़का आता और उससे अंकित बोलता है कि अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा और तुम क्या काम रेट करते हो? तभी आनंद बोलता है कि अरे भाई, मेरा नाम आनंद है और मैं गांव में काम ढूंढ रहा हूँ। और भाई, तुम क्या काम करते हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें इस गांव में और कभी नहीं देखा है। तभी अंकित बोलता है कि अरे मैं पास के ही गांव लखनपुर में रहता हूँ और वहां पर मेरी एक बड़ी दूध की शॉप है और मैं अपनी शॉप में काम करने के लिए एक नौकर को ढूंढ रहा हूँ। तुम मेरे शॉप पर काम कर सकते हो क्या? मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। तभी आनंद हाँ कर देता है और अंकित और आनंद शॉप की ओर निकल पड़ते हैं। शॉप पर आने के बाद अंकित आनंद को शॉप के काम को समझने लगता है और आनंद को बोलता है कि आनंद, ये बहुत ही सरल काम है और तुम्हें दिन के 20 रुपए ही मिलेंगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन आनंद के मन में आया कि ये अंकित सेठ मुझे एक दिन के 20 रुपए ही देता है, यानी एक महीने के 600 रुपए, और अंकित सेठ महीने के 30-40 हजार रुपए कमाता है। अब मुझे अंकित सेठ को वेतन बढ़ाने को बोलना होगा। तभी अंकित उधर से आ जाता है और आनंद अंकित से बोलता है कि अरे अंकित सेठ, मैं तुम्हारे था यहाँ कई दिनों से काम कर रहा हूँ और आप जो वेतन देते हैं उससे मेरा गुजारा नहीं होता है। तो अंकित सेठ, आप में वेतन बढ़ा दीजिए। आनंद, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा तो मैं क्या करूंगा? आनंद, तुम्हें काम करना है तो करो, वरना रहने दो, मैं और किसी को भी रख सकता हूँ। तभी अंकित बोलता रहता है और आनंद बिना बोले शॉप से निकल जाता है। एक दिन अंकित की शॉप पर एक आदमी आता है और बोलता है कि अरे सेठ जी, मुझे पहचानते हो क्या? तभी सेठ बोलता है कि अरे भाई, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। अरे अरे सेठ जी, मैं वो हूँ जिसको आपने काम से निकाला था और आप उसे एक दिन के 20 रुपए ही देते थे। और सेठ जी, आज मैं आपसे भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। तभी सेठ को शर्मिंदगी महसूस होती। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें खुद पर अहंकार नहीं करना चाहिए।